हमें कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे गले से पकड़ा हुआ होता है, जहाँ पर वो लड़का कह रहा होता है, शायद मैंने गलत सुना, क्या व्हिटली परिवार की फूल मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख रही है? मुझे ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रपोज़ल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जहाँ पर वो लड़की सोचती है, मैं एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत में आ गई। उसकी निर्दयता और क्रूरता को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी रक्षा करेगा, लेकिन अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। वो लड़का कहता है, तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें मालूम है कि पति-पत्नी के बीच में क्या रिश्ता होता है? वो लड़की कहती है, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि शादीशुदा लोगों के बीच क्या रिश्ता होता है, लेकिन अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है ना। वो लड़का हँसने लगता है और कहता है, लेडी आइरिस, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यहाँ पर वो लड़की सोचती है, पहले मैं शायद डर से काँप उठती, लेकिन अब ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है, हंट ट्रेडिंग कंपनी का मुखिया अल्फ्रेड मुझे पाने के लिए इतना बेताब था कि उसने ड्यूक वेडल को लेवेंट में एक सोने की खदान देने का ऑफर दिया। ड्यूक ने मुझे अल्फ्रेड के पास भेजने की योजना बना ली है, लेकिन अगर उसके सामने इससे अच्छा सौदा रखा जाए, तो उसका शायद मन बदल भी सकता है। वो लड़का कहता है, तुम्हारी बातें किसी रॉयल लैडी की तरह बिल्कुल नहीं लग रही। वो लड़की कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इज्जत से बात करूं, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं तुम्हारे व्यवहार के अनुसार चलूंगी। अगर तुम ड्यूक को वेनोट की सोने की खदान दे दो, तो वह मुझे अल्फ्रेड की जगह तुम्हें सौंप देगा, क्योंकि वेनोट की खदान लेवेंट की खदान से काफी ज्यादा बड़ी है। वो आगे कहता है, क्या तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारी कीमत वेनोट की खदान के बराबर है? वो लड़की कहती है, वेडल परिवार का फूल तुम्हारे लिए उस खदान से ज्यादा कीमती नहीं होगा, जब जल्दी बेकार हो जाएगी। कम से कम मैं अभी तक मुरझाई नहीं हूँ। वो लड़का सोचता है, इसे कैसे पता चला? मुझे पूरा यकीन है कि ये अभी तक बाहर नहीं फैली होगी। क्या इसे वेयरबिट्स के राज के बारे में पता है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ? वो लड़का कहता है, तुम्हें अपनी जबान संभाल के बात करनी चाहिए, वरना तुम्हें वरना तुम्हें खिलने से पहले ही मसल दिया जाएगा। वो लड़की कहती है, अगर तुम मुझसे मारने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी गर्दन भी सेफ नहीं रहेगी। तुम्हारी हर चाल नाकाम हो जाएगी और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो वेयरबिट्स तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़का कहता है, तो ठीक है, क्या जानना चाहती हो तुम? और रही कहती है, इतना कि अब तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो लड़का सोचता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी। मेरी मौजूदगी का डर इसे ज़रा भी नहीं है। इसकी कीमत विडल परिवार का फूल कैसे शब्दों में नहीं आंकी जा सकती। वो लड़का कहता है, लेडी आइरिस, मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे दिलचस्पी इस बात में है कि तुम्हें मुझे शादी के लिए प्रपोज करने में क्या मिला? ऐसे भी अगर मैं अपने प्लान में फेल हुआ, तो मैं मर जाऊँगा। वो लड़की कहती है, मैं अपने परिवार से दूर जाना चाहती हूँ और फिर एक सुरक्षित जगह बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं आराम से जी जी सकूँ। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और मैं दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी इस लड़की का गला दबा रहा होता है, जहाँ पर वो कह रही होती है, मुझे कई बार गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक़्त मुझे सच में अपनी मौत का एहसास हुआ। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैं इतनी बेकार ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ? ऐसे ही अंधेरा मेरे करीब आया। बस एक ही ख़्याल मेरे मन में था, मैं इस तरह नहीं मरना चाहती। अगर ऐसा है तो क्यों ना जीने की एक कोशिश करूँ। स्टोरी वापस से प्रेज़ेंट में आती है, जहाँ पर हमें इसी लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है, मुझे होश में आए हुए 1 महीना हो गया। मैं तब मर गई थी जब मैं लगभग 40 साल की थी। लेकिन भविष्य में जो घटना घटने वाली थी, उन्हें देखने के बाद मैं अपने 20 साल पुराने रूप में वापस लौट आई। टाइम ट्रैवल का बात है भैया जी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं है, मैं कैल्वरन ग्रीन से मिलने गई। मुझे उम्मीद थी कि आज उसका जवाब मिल जाएगा। तो कैवलर किंड वही लड़का था जिसे हमने पहले देखा, जिसे ये प्रपोज़ करने गई थी मैरिज के लिए। तभी दरवाज़े पर ठक-ठक होती है और कोई और आता है इसके पास और ये इसकी बहन होती है। वो आती है और कहती है, "आइरिस, तुम अभी तक यूँ ही बैठी हो? आज तुम्हारे होने वाले पति की मुलाकात का दिन है।" उससे ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या था? अरे यार, याद नहीं आ रहा। आइरिस कहती है, "अल्फ्रेड।" तो उसकी बहन आइरिस के बालों को पकड़ती हुए कहती है, "फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों ना आज तुम ये ड्रेस पहन लो? तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा अमर होती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सच्चाई छुपा ली और तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूँढा। इसलिए तुम्हें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, समझी?" तभी आइरिस कहती है, "वैसे तुम्हारे पिता और मेरे पिता अलग नहीं है।" उसकी बहन कहती है, "क्या? क्या कहा तुमने?" तभी मेड आती है और कहती है, "मैम, काउंट ले कैल्विन ग्रीन आए हुए हैं।" सीन शिफ्ट होता है और हमें कैल्विन ग्रीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है, "मैंने सुना है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।"
उसके पिता कहते हैं, "आप शायद मेरी बेटी ब्रिटेनी की बात कर रहे होंगे।" तभी ब्रिटेनी आती है सामने और कहती है, "मुझे पता था कि काउंट ग्रीन आज हमारे यहाँ आने वाले हैं।" तभी काउंट ग्रीन कहता है, "ओह! तो तुम यहाँ आओ।" और वो ब्रिटेनी के सामने से निकल जाता है और जाकर आइरिस के पास खड़ा हो जाता है और हमें बताया जाता है कि वह व्यक्ति जिसे सम्राट भी सम्मान के साथ पेश आते हैं, क्योंकि वो होली नाइट्स के संरक्षण में आता है। काउंट की पावर और उसका प्रभाव किसी ड्यूक के बराबर होता है और वह इस समय उच्च समाज का सबसे योग्य प्रिंस कह सकते हो या ड्यूक कह सकते हो, कुछ भी कहो। और ये अभी कैल्वेट ग्रीन की बात ही हो रही है। कैल्वेट ग्रीन के आयरिस के पास झुक कर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या मुझसे शादी करोगी? आई मीन प्रपोज करता है। तो उसके पिता कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि तुम ब्रिटनी को पसंद करते हो, है ना? काउंट ब्रिटनी कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बीतेगी, वो लेडी आइरिस है। तभी ब्रिटनी सोचती है, काउंट ग्रीन को ऐसी मूर्ख लड़की कैसे पसंद आ सकती है? ये ज़रूर एक सपना है। मेरे यहाँ होते हुए वो उससे कैसे देख सकते हैं? यार, खूबसूरत लड़कियों के अपने ही नखरे होते हैं, उन्हें ना समझ आता ही नहीं है। तभी उसके पिता बोलते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई है, तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे करा दूँ? काउंट ग्रीन कहते हैं, वैसे गविज़ार के तीसरे और पाँचवें राजकुमार की शादी उनके बड़े बेटे से पहले ही हो गई थी। तो ऐसा हो सकता है या फिर आप ये मानते हैं कि मैं आपके दामाद बनने के योग्य हूँ ही नहीं? उसके पिता कहते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटनी कहती है, काउंट ग्रीन, क्या पिछली पार्टी में आपने मुझसे डांस करने के लिए नहीं कहा था? काउंट ग्रीन कहते हैं, आप शायद कुछ भूल रही हैं लेडी ब्रिटनी। उसके पिता सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। काउंट ग्रीन कहते हैं, आप ही वो थी जिन्होंने मुझे डांस के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैंने तो बस आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था क्योंकि आप उस डांस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। ये सोचकर कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा इस चीज़ पर, तो मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता ही नहीं। पिता सोचते हैं, अगर शादी से काउंट किंग के साथ संबंध बन सकता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी दोनों बेटियों में से किसी भी की शादी हो। बाद में जाओ यार। मुझे तो सिर्फ़ अपने संबंध को काउंट किंग के साथ अच्छा बनाना है और कुछ भी नहीं। तभी काउंट ग्रीन कहता है, तो तुम्हारा जवाब क्या है लेडी आइरिस? उसके पिता भी कहते हैं, हाँ आइरिस, तुम्हारा क्या जवाब है इसके बारे में? आइरिस कहती है, आई एम रेडी। तभी ब्रिटनी बीच में कूदती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? आइरिस अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसके फादर ब्रिटनी को ही डांटते हैं और कहते हैं, अपने कमरे में चुपचाप जाओ। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़े गाड़ी को दिखाया जाता है। इसमें काउंट ग्रीन और आइरिस होती है। आइरिस पूछती है, तुम्हें आज मेरे लिए आने का ख्याल कैसे आया? काउंट ग्रीन कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? आइरिस कहती है, आज ही के दिन वाइस काउंट मुझे लेने वाले थे। ये लेने आने वाले थे। क्या ये टाइमिंग थोड़ी अजीब नहीं है कि उसी समय तुम भी आ गए? हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट ग्रीन कहते हैं, जैसे ही तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करोगी, ये सोने की खान तुम्हारी हो जाएगी। और आज ही के दिन मैं लेडी आइरिस को अपने स्टेट ले जाने का इरादा बनाकर आया हूँ। लेडी आइरिस मन में सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर आज ही सिग्नेचर कराएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। कहानी वापस से प्रेज़ेंट में आती है और जहाँ पर काउंट गिन कहता है, तो क्या सच में ये कोइंसिडेंस एक अच्छा कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें आज ही लेने आ गया? आइरिस कहती है, तुमने कहा था कि वहाँ पहुँचने में हमें आधा दिन बाकी है। पिछली बार मुझे जल्दी जाना था, लेकिन इस बार मामला अलग है। काउंटिन कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? आइरिस कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही बेपरवाह लग रहे हो। काउंटिन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, डियर आइरिस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी ये स्वीकार कर ली हो कि तुम खुद को बेच चुकी हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने परिवार से बचना चाहती हो, लेकिन हाउस क्वीन तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वहाँ किसी भी पल तुम्हारी जान जा सकती है। किसी वेयर बेस से शादी करने का मतलब यही होता है। तो ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम बहुत मजबूत हो, जब तुम्हें असल में अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम किस दुनिया में कदम रख रही हो। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हो? आइरिस कहती है, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो मुझे डराने की, लेकिन उस घर से ज़्यादा डरावना कुछ भी नहीं है, जहाँ से मैं अभी भाग के आई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते।
शायद तुम उन लोगों में से हो जो तब तक किसी पे भरोसा नहीं करते हैं जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। तभी काउंट ग्रीन आइरिस को अपने पास खींच कर बैठा लेता है और कहता है, सच में विटल परिवार का फ्लावर तो निडर है। लगता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अपने इस फैसले पर कभी नहीं पछतावा करोगी। ओके, आज के लिए इस चैप्टर में यहीं पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड कल आ जाएगा और चिंता मत करो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इस सीरीज़ को मैं 100% खत्म करूँगा। और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं पुरानी सीरीज़ को ही शुरू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको खत्म करने तो कैसा लगा तुम ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी इसी टाइम पर, तो चिंता मत करो। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन से मैं चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच।